हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीज ऑफ द पास्ट में। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। मैं स्केटर की चैंपियन और एक राइटर बनना चाहती हूँ। मेरी पिक्चर दुनिया के सारे मैगजीन्स पे हो सकता है मैं एक मूवी स्टार बन जाऊँ। मुझे बाकी सभी लड़कियों से अलग बनना है। मुझे एक आधुनिक महिला बनना है। मुझे यात्राएं करनी है, विभिन्न भाषाएं सीखनी है, ऐतिहासिक भाषाएं। मुझे सब कुछ करना है। मुझे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 16 वर्षीय लड़की की, जिसकी डायरी ने उसके मरणोपरांत सबको यहूदियों के साथ हुए नरसंहार का एक पूरा चिट्ठा खोल दिया। एन फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक यहूदी परिवार में 19 जून 1929 को हुआ। फिर नाजी पार्टी और हिटलर के जर्मनी में सत्ता में आने के बाद उन्हें 1934 में फ्रैंकफर्ट छोड़ना पड़ा। फ्रैंकफर्ट छोड़ने के बाद एन का पूरा परिवार एम्स्टर्डम आ गया। एन के पिता ऑटो फ्रैंक ने पेक्टाकन नाम की एक कंपनी खोली, जहां फ्रूट जैम को बनाने के लिए पेक्टीन बनाया जाता था। एन फ्रैंक की मां एडिथ होलैंडर फ्रैंक एक हाउसवाइफ थी। एन फ्रैंक दो बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम मार्गोट फ्रैंक था। एन की एक बेस्ट फ्रेंड थी, हैनेली गॉसलर। एन अपना ज़्यादातर वक्त हैनेली गॉसलर के साथ ही बिताया करती थी। हिटलर ने अपनी विस्तारवादी नीतियों के नतीजतन पोलैंड और नीदरलैंड्स में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। जर्मन जो एम्स्टर्डम में हिटलर को सपोर्ट करते थे, वो अब खुलेआम नारे लगाने लगे। मूवी थिएटर्स में हिटलर की जयगाथाएं दिखाई जाने लगी। यहूदियों के लिए लोगों का नफरत का माहौल बनता दिख रहा था। एन फ्रैंक भी होने वाले इन परिवर्तनों से अछूती नहीं थी। एन फ्रैंक को मूवीज देखना बहुत पसंद था। वो भविष्य में फिल्म स्टार ही बनना चाहती थी। उसके पापा उसे मूवीज देखने थिएटर ले जाया करते थे। वहीं नीदरलैंड्स द्वितीय विश्व युद्ध में न्यूट्रल रहना चाहता था, पर फिर भी नाज़ी जर्मनी ने उन पर हमला बोल दिया। जर्मन्स ने डच वासियों को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने वो पर्चे फेंके जिसमें लिखे थे, अगर तुम लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया तो वही हाल होगा जो तुम्हारे सैनिकों का हो रहा है। जर्मन सैनिकों के आगे डच यानी नीदरलैंड्स काफी कमजोर नजर आ रहा था। वहां के नागरिकों को अभी भी लगता था कि शायद डच ये जंग जीत जाएगा। 14 मई 1940 को डच आर्मी ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपने हथियार 5 दिनों में ही डाल दिए। अब नाज़ी हुकूमत ने नीदरलैंड्स के अंदर भी अपने कदम डाल दिए थे। जिन कारणों से एन के परिवार ने फ्रैंकफर्ट छोड़ा था, वो अब दोबारा होने लगा था। यहूदियों का थिएटर में प्रवेश वर्जित है। यहूदी अब अपने कार या किसी मोटर गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। वे ट्रैम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी दुकानों में किसी गैर यहूदी का सामान लेना प्रतिबंधित है। अब यहूदी सिर्फ यहूदियों की दुकान से सामान लिया करेंगे। अब यहूदियों को एक पहचान पत्र जो ये बताता था कि वो यहूदी हैं, को हमेशा साथ लेकर घूमना था। उन पहचान पत्रों में खासकर जे लिखा जाता था। एन के ईसाई दोस्त भी अब एन और गॉसलर से परहेज करने लगे। ऑटो फ्रैंक के यहूदी होने की वजह से उनकी सारी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती।
इसलिए ऑटो फ्रैंक ने अपनी कंपनी का नाम बदला और गुप्त तरीके से वो प्रमुख इसके बने रहे। अब यहूदियों के लिए अलग स्कूल की भी स्थापना की गई। ऐसे स्कूल्स बनाए गए जहाँ पे सिर्फ यहूदी जा सकते थे। इन्हें ज्यूइश लाइसियम कहा गया। सारे यहूदियों को आदेश दिया गया कि उन्हें अब अपने कपड़ों पर हमेशा येलो स्टार का बैज लगाना होगा, जो नाजी सरकार द्वारा जारी हुआ था। 1942 में नाजी पार्टी द्वारा एक शिखर वार्ता हुई जिसे वानसी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसका विषय था इन यहूदियों के सवाल का अंतिम समाधान, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द ज्यूइश क्वेश्चन, जिसे बाद में फाइनल सॉल्यूशन बोला गया। यहूदियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ट्रकों में भरा जाता ताकि उन्हें लेबर कैंप तक पहुंचाया जा सके और उनसे उनके मरने तक काम कराया जाता था। इनमें लाखों यहूदियों को संगठित ढंग से मारा गया था। ऑटो फ्रैंक इन हालातों को भली भांति समझ चुके थे। अब उन्हें अगर अपने परिवार की रक्षा करनी है तो उनके पास दो रास्ते थे। या तो वो नीदरलैंड्स छोड़ देते या कहीं छुप जाते। उन्होंने दूसरे रास्ते का चयन किया। उन्होंने अपने भरोसेमंद मीबगीज को बताया कि वो 16 जुलाई को अज्ञातवास के लिए फैक्ट्री बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में आएंगे। एन की एक बिल्ली थी जिसका नाम मोर्जी था। एन उसे बहुत प्यार करती थी। एन के घर में बहुत से फिल्म सितारों के फोटो लगे हुए थे। 12 जून 1942 उसका जन्मदिन था। आज के दिन उसके पिता ने उसे एक रेड चेकर डायरी दिया। उस रेड चेकर डायरी में एन ने अपनी सारी 2 साल की गतिविधियां लिखी। इस डायरी को एन किटी बुलाया करती थी और अपने सारे गुप्त बातों को उसके साथ शेयर किया करती थी। अपनी डायरी की उसने पहली एंट्री 12 जून 1942 यानी कि अपने जन्मदिन के दिन ही दी थी। तभी 5 जुलाई 1942 को मार्गोट फ्रैंक को एक समन पत्र आया जिसमें उसे कंसंट्रेशन कैंप्स में 15 जुलाई से पहले बुलाया गया था। अब उनके प्लान में चेंज आया। अब उनका परिवार 6 जुलाई को ही अज्ञातवास में जाने को विवश था। बच्चों ने अब अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। उनके सामान को हाइडिंग तक पहुंचाने के लिए मीबगीज उनकी मदद करने के लिए आ चुकी थी। उनके कपड़ों को एक के ऊपर एक पहनकर दूसरे जगह शिफ्ट करने वाली थी। ऑटो फ्रैंक ने अपनी एक डायरी में ऐसा लिख दिया कि वो अपने दोस्त यहाँ स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, ताकि जर्मन्स को ऐसा लगे कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं। एन ने अपनी पूरी रात अपनी बिल्ली मोर्जी के साथ बिताई, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको बता दिया था कि वो अपनी बिल्ली को हाइडिंग नहीं ले जा सकते। वो लोग ऐसी कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते थे जिनसे अगल बगल वालों को पता चलता कि उस हाइडिंग में कोई रह रहा है। एन को अपनी बिल्ली और अपना घर छोड़कर जाना था जिनसे वो इतना प्यार करती थी। किसी चहीते को छोड़कर जाने का दुख बहुत ज़्यादा होता है, और वो भी तब जब वो हम पर निर्भर हो। मार्गोट सुबह सुबह मीबगीज के साथ बिना किसी को पता लगे उस घर में यानी उस हाइडिंग में पहुंच जाती है। ऑटो एडिथ को कहते हैं कि वो चादरों को पैक ना करे, उसकी जगह इस तरह दिखाए कि हम लोग जल्दबाजी में चले गए, और बिल्ली के लिए खाना डाइनिंग पर रख दे ताकि उन्हें लगे कि वो लोग कुछ समय के लिए ही गए हैं। एन को लगा था युद्ध के ख़त्म हो जाने और हिटलर के सत्ता से चले जाने के बाद ये लोग वापस अपने घर आ पाएंगे, पर इनको नहीं मालूम था कि ये दोबारा कभी अपने इन लोगों को देख नहीं पाएंगे। अब एन का परिवार उस अज्ञातवास की तरफ चल देता है जहाँ पर उन्हें 2 साल तक बिना किसी को पता लगे रहना था, और एन फ्रैंक ने भी अपनी डायरी को उस अज्ञातवास के दौरान भी जारी रखा।